नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और मौसम पर नजर डालेंगे जहां पर कैसा रह सकता है मिजाज कहना मुश्किल है। गर्मी और कभी बारिश देखने को अभी भी मिल रही है और ऐसा नहीं कि हम मौसम के जानकार कह रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद अब फिर अपना असर दिखाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि होली पर हीट वेव देखने को मिल सकती है। ऐसे में इस साल कैसा रह सकता है मौसम? मार्च का पहला हफ्ता माना जा रहा है कि कई क्षेत्रों में बारिश रह सकती है और इसका असर खेती पर कैसा पड़ेगा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं स्काईमेट के मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये जताती हैं कि 2023 में 365 में से 318 दिन जो थे वो एज पर जो मौसम का ट्रेंड होता है उससे विभिन्न थे, यानी कि क्लाइमेट चेंज क्लियरली यहाँ पर एट आवर डोर्स। बिल्कुल मनीषा, आपने ठीक कहा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते पिछले कुछ वर्षों में हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। पिछले से जो नेक्स्ट वाला महीना है, पिछले साल के करीब करीब सारे महीने ही सामान्य से ज्यादा तापमान रहा है। और जब तक हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो 2023 का जो है वो लगभग इस कगार पर है कि हो सकता है सबसे गर्म साल हो। यही स्थिति अभी जनवरी जो 2024 की थी और फरवरी भी उससे कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ गई है, काफी ज्यादा बढ़ गई है। चाहे गर्मी की बात करें, सर्दी की बात करें, वर्षा की बात करें, फ्लड्स की, वो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से तो एकदम काफी ज्यादा है। और यही असर हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। ये जैसा आपने मेंशन किया कि अभी हमें विषम परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। अलग अलग वेदर, उत्तर भारत में कुछ और तरह का, जैसे वर्षा होगी, स्नोफॉल होगा पहाड़ों में, और नीचे दक्षिण भारत में अभी से ही तापमान काफी ज्यादा, सामान्य से 38 डिग्री तापमान काफी जगह, जो कि थोड़ा जल्दी है इस सीजन में। हालांकि मार्च का महीना जरूर ट्रांजिशन मंथ है विंटर से प्री मानसून में, लेकिन थोड़ा जल्दी है इस। जी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं मिस्टर शर्मा, ये भी जताती हैं कि अगर पिछला साल देखा जाए तो 100 दिन से ज़्यादातर क्षेत्रों में एक्सट्रीम वेदर देखने को मिला। काफ़ी सारी एग्रीकल्चर के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां पर देखने को मिला कि गर्मी के सीज़न में यहाँ पर बारिश हो रही थी, जब मौसम ही नहीं था तो ओले सडनली यहाँ पर पड़ रहे थे। ऑफकोर्स फसलों का भी काफ़ी ऊपर नीचे इस वजह से यहाँ पर हुआ है। लेकिन 2024 में जैसे आपसे बात हुई, आपने कहा भी था कि एक नॉर्मल मानसून एज ऑफ नाउ आप यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। दैट असाइड, उस पर तो ऑफकोर्स आपसे एक वापस एक रिआइटरेशन चाहेंगे ही, लेकिन किस तरह ये साल अब देखने को मिल पाएगा? देखिए, इस साल ये कुछ स्पेशल है, पिक्यूलियर है। क्यों? क्योंकि हम बार बार, जब मानसून हो या उसके अलावा दूसरे मौसम हो, और हम एल नीनो का जिक्र करते हैं, ला नीना का जिक्र करते हैं। ये जी। साल 2024 का एक ऐसा साल है जिसमें दोनों फिनोमेना ही हैं। अभी तक तो एल नीनो चल रहा है, स्ट्रांग है अभी तक भी। फरवरी का महीना आ गया और मार्च में भी रहेगा। लगभग सामान्य आते आते लगभग मई का महीना आ जाएगा। पर उसके एकदम बाद में इतना जल्दी चेंज हो जाएगा कि हमें 2 महीने के अंदर अंदर ला नीना की स्थिति देखने को मिलेगी। ओके। तो जब इस तरह के मौसम में बदलाव हो, तो ये सब परिस्थितियां ऐसे ही बदलती हैं कि कई अल नीनो का असर प्री मानसून पे बहुत ज्यादा होता है। हमें मानसून, गर्म प्री मानसून, सामान्य से ज्यादा तापमान देखने को मिलते हैं। जब तो ला नीना की स्थिति आती है तो हम कहते हैं कि मानसून अच्छा होता है, नॉर्मल से करीब करीब ज्यादा होता है, हेल्दी मानसून होता है। लेकिन हर बार एक ही साल में ये दोनों फिनोमिना देखने को नहीं मिलते हैं। पर मैंने नोट किया है ये, जब भी सुपर एल नीनो हुआ है जी। उसके बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली है। पिछले 5 साल जो सुपर एल नीनो अभी तक, जो 1950 के बाद लगभग 6 बार सुपर एल नीनो बने हैं, जिसमें कि तापमान जो ओएनआई होता है उसमें 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की एनोमली होती सो है। मिस्टर शर्मा, जैसे आपने कहा कि 2024 में हमें एल निन्यो और ला नीना दोनों देखने को मिलेंगे, तो ये पिछली बार किस साल में ऐसा हुआ था? पिछली बार 2015, अच्छा। 2015 का जो सुपर एल नीनो था उसमें भी था। उसमें तो तापमान 2.6 डिग्री तक चला गया था, जो सामान्य से ज्यादा, जो पैसिफिक, जो प्रशांत महासागर का तापमान जिसमें कि एल नीनो और ला नीना का माप किया जाता है, जी। उसमें वो सामान्य से तापमान लगभग 2.6 डिग्री, इस बार 2 डिग्री तक। वो जो पिछला तापमान दिसंबर जनवरी तक था, 2 डिग्री सामान्य से ज्यादा था। पर कोई भी, जब भी तापमान 2 डिग्री या उसके आसपास सामान्य से ज्यादा हो, उसको सुपर एल नीनो की कैटेगरी में गिना जाता है, और वो इस साल था।
तो पिछला ओके, वाला भी था और उसके बाद भी हमें वो ला नीना देखने को मिला था। उसी ओके, साल ला नीना देखने को मिला ओके। था। जी। तो मिस्टर शर्मा, अब इस साल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जैसे आपने कहा कि बहुत ही अलग तरीके का यहाँ पर साल रह सकता है। 2015 के बाद ऑफ कोर्स पिछले 6-7 सालों में बहुत ज़्यादा हमने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी आते हुए देखी है। अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक तो उत्तर भारत का सवाल है, क्योंकि ये अब चेंज ओवर सीज़न होगा। अभी हुँ, तो रबी का क्रॉप है, रबी क्रॉप के एकदम बाद हमें थोड़ा-सा वक़्त मिलेगा बीच में खरीफ क्रॉप के लिए। इन परिस्थितियों में जो स्प्रिंग सीज़न होता है, उसकी उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाती है, एकदम ओके, से, क्योंकि सर्दी अभी नहीं खत्म होने वाली। जैसा कि मैंने कहा पहाड़ों में, और मेरे ख़्याल में इस सीज़न का सबसे हैवी जो स्नोफॉल होगा अभी आने वाला है। कल से ही शुरू होगा, हुँ, पहली 2-3 तारीख के आस-पास। हालाँकि सर्दियाँ तो रिसीड हो रही हैं, हम कह रहे हैं, पर स्नोफॉल सबसे हेवी होगा, बहुत ज़्यादा हेवी। और मैदानी भागों में आप स्टेट का नाम लीजिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और पूर्व की तरफ जाएँ तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा समेत इन सभी जगहों में हमें मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और वर्षा देखने को मिलेगी। बहुत स्थानों पर ओलावृष्टि होगी, हेल स्टॉर्म होगा, जो कि फसलों के लिए बिल्कुल भी कतई अच्छी बात नहीं है। और खासकर इस स्टेज पे, जिसमें कि और थोड़े दिनों बाद आपको खबर मिलेगी कि गेहूँ तो आना शुरू अब जो उसकी धान की फसल है, गेहूँ की, वो बाज़ार मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी। तो फसल उस कगार पे है कि जिसमें कि ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वो फसलों के लिए नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि हेल स्टॉर्म और स्ट्रॉन्ग विंड्स कभी भी फसलों के लिए अच्छे नहीं नहीं रहते, होते। कभी नहीं होते। ऑलराइट, तो जी। ये तो बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा चेताने के लिए, ताकि ऑफ कोर्स यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर है वो यहाँ पर नज़र भी रखे। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा जी अब यहाँ पर हैं। पुखराज जी, पहले तो आपका एक रिएक्शन यहाँ पर मौसम को लेकर ही जानना चाहेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन 2024 के लिए नज़र नहीं आता। जी, ये मैडम पिछले साल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। जी। और लगभग अभी कुछ सालों से मौसम में ऐसा ही चल रहा है कि जैसे बिना मौसम की बरसात आ जाना, बिना वेदर के ही ओलावृष्टि हो जाना, तूफान का आना, पिछली बार भी हमने खूब देखा था। और इस बार भी जिस तरह की ये बता रहे हैं, उस तरह से ये इस तरह की आशंका है। तो एग्री के लिहाज से तो ये ठीक नहीं है, खेती के लिहाज से, किसानों के लिहाज से ठीक नहीं है। पर जहाँ तक मार्केट का बात है, तो मार्केट में इन बातों का असर आजकल या तो बहुत देरी से आता है या फिर आता ही नहीं है, हम्म। क्योंकि सारी चीजों पे एक तरह से कंट्रोल जैसा हो गया है। जी। और जब जब भी मनीषा जी फ्यूचर मार्केट इसका चलता है हम्म। और बड़ी क्वांटिटी में चलता है, तब इसका असर देखा जाता है। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो इन सब बातों का असर भी बहुत जल्दी भावों पे या बाजार पे दिखाई नहीं पड़ता है। एब्सोल्युटली। ये तो मौसम की बात हुई, और जैसे आपने कहा पिछले कुछ साल यहाँ पर मुश्किल ही बीते हैं, और ये एक और साल है जो एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर के लिए थोड़ा सा टफ रह सकता है मौसम के लिहाज से। लेकिन पुखराज जी, गुआर पे भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि लगातार सीड और गम में थोड़ा सा अलग अलग सा नजरिया बनता हुआ, भावों में ऑफकोर्स हर हाइस पे थोड़ा प्रेशर भी है। कैसे देखते हैं आप ये सेगमेंट? देखिए, इस सेगमेंट ने तो अभी लगभग 2 सालों से बहुत परेशान किया है। जी। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मिलर हो, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल होते हैं उसके अनुरूप ये व्यवहार नहीं करता है, हम्म। यानी फंडामेंटल के अनुसार नहीं चलता है। या कि यूं समझ लीजिए कि फंडामेंटल समझने वालों की कमजोरी है, हम्म। पर ये मार्केट उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है। तो जी। जब जब मौसम राजस्थान में सूखा रहता है, मनीषा जी आप तो बरसों से इस चीज को देख रही हैं जी। कि जब सूखे की बात आती है, बाजार अचानक से ग्वार का तेज होता है। ग्वार तो रिएक्शन करता है मौसम पे। हम्म। इस बार जब 55 दिन सूखा पड़ा एक लगातार फसल के समय में, उसके बावजूद भी हमने ग्वार में रिएक्शन नहीं देखा। हम्म। मतलब वो तेजी वाली बात नहीं आई, उल्टे बाजार मंदा ही हुआ। जी। तो ये अजीबो गरीब जो बाजार है ग्वार में, वो इस बार हमें ये भी देखने को मिला है। अजीबोगरीब, इसको अजीबोगरीब कह सकते हैं। जी। जब देखिए आपकी फसल 50% हो हम्म। और जब आपका निर्यात है वो सामान्य हो, हम्म। तो उसके बावजूद भी स्टॉकिस्ट का नहीं आना, हम्म। ट्रेड में लोगों का इंटरेस्ट नहीं होना, हम्म। ये सारी चीजें हैं वो ग्वार में निराशा पैदा कर रही है। जी। जहाँ तक भावों की बात है,
तो इसके भाव में बहुत बड़ी उथल पुथल तो है नहीं अभी, मतलब कहीं दिखाई नहीं दे रही है ऐसी कि बड़ी उथल पुथल हो जाए। हाँ, वायदा के अंदर अगर कोई आ जाता है तो इस बाजार में बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बहुत छोटी क्वांटिटी में बाजार या तो बड़ा मंदा हो जाता है या फिर बड़ा तेज हो जाता है, यानी 1000-2000 टन में ये इसमें बड़ी तेजी मंदी बन जाती है। तो इस तरह के बाजार के अंदर तो ये आप यूं समझिए कि जो वायदा बाजार की एग्री में सबसे हॉट कॉमोडिटी मानी जाती है, वो अपने निराशा के दौर से गुजर रही है मनीषा जी। चलिए, आशा यही कर सकते हैं कि बहुत लंबा ऐसा समय ना हो और ये हॉट कमोडिटी वापस एक हॉट कमोडिटी के तौर पर बनती हुई नजर आए। पुखराज जी, लेकिन एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही इत्मीनान से डिटेल में वो सारी चीज़ें समझाने के लिए भी। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे नवनीत दमानी और LNP एडवाइजरी सर्विस के भूपेश शर्मा। समय है और सबसे पहले नॉन एग्री की तरफ नजर डालेंगे। नवनीत, कैसे देखते हैं आप इस स्पेस को, गिविंग द फैक्ट कि काफ़ी सारा डेटा बाजार एज ऑफ नाउ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से एक्सपेक्ट कर रहा है? जी, लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है गोल्ड प्राइसेस काफी स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं और बाकी सारे मेटल्स, अगर हम बेस मेटल की बात करें या सिल्वर की बात करें, थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है स्टेबिलिटी का फायदा अगले 1-2 सेशन में गोल्ड को हो सकता है, क्योंकि काफी सारे डेटा ड्यू है जो कि गोल्ड प्राइस को एक अच्छा प्राइस पोटेंशियल अपसाइड दे सकते हैं। 62,200 के आसपास बाय करने की रणनीति रहेगी। 62,000 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए एंड 62,450, 62,700 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। साथ ही मुझे लगता है कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में जिंक में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल डेवलप हो रहा है पॉसिबल अपसाइड की तरफ। काफी दिन के कंसोलिडेशन या सुस्ती के बाद एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। यहाँ पर आपको मार्च वायदा 215 के आसपास बाय करने के रिकमेंडेशन रहेगा। 212 का आप स्टॉप लगाइए एंड 220, 224 तक के अपसाइड भी आपको जल्द देखने मिल सकते हैं। एनर्जी में भी आप कहेंगे नवनीत खरीदारी के मौके अब ढूंढे जा सकते हैं? एनर्जी कॉम्प्लेक्स में एक सीसॉ पैटर्न चल रहा है। टाइम एंड अगेन आप 6300 के नीचे के भाव और 6550 के आसपास के भाव देख रहे हैं और पिछले करीब करीब 20-25 ट्रेडिंग सेशन में यही रुक रहा है। तो मुझे लगता है जब तक 6550 के ऊपर एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक ये मोमेंटम इसी रेंज में कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि किसी को अगर शॉर्ट टर्म में बाइंग करना है तो 6450, 6470 के रेंज में बाई किया जा सकता है। 6400 का आप स्टॉप लगाइए एंड 6650 के ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बायर थोड़ा अपसाइड की तरफ है। ओके, बात अब यहाँ पर एग्री की करेंगे और भूपेश जी, क्लियरली कुछ कंसर्न्स यहाँ पर मौसम को लेकर हैं ही, लेकिन एग्री में अब आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? नमस्कार मनीषा जी। एग्री में मेरी टॉपिक रहेगी हल्दी वायदा को खरीदारी करना चाहिए। 16,500 16,200 में जहां कहीं भी मिलता है वहां खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस 16,000 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य 17,500 और 18,100 के रहेंगे। साथ ही यहाँ पर जिस तरह की तेजी कॉटन में देखने को मिली है, क्या व्यू है भूपेश जी? जी, कॉटन के वायदा की बात करें तो कॉटन इंटरनेशनल आइस का कॉटन अच्छा खासा तेजी देखने को मिली है अपने को पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में। वही तेजी उसका इफेक्ट यहाँ के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये तेजी अभी भी बरकरार रहेगी। कपास का जो वायदा है 1610 1615 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 1590 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1670 और 1710 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ऑलराइट, तो आशा है वो आपने सभी स्ट्रैटेजीज नोट डाउन कर ली हैं मुनाफा कमाने के लिए। बाइंग सेलिंग दोनों ही कॉल्स यहाँ पर एग्री और नॉन एग्री स्पेस से। बहुत शुक्रिया नवनीत, भूपेश जी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।